हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम BHIC 134 की फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो 1.2 है, इसमें 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएं के बारे में बताना है, जिसमें आप 3 पॉइंट्स बना सकते हो। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, पहले ये आप नोट कर लेना। मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था, मतलब उसका पतन हो रहा था धीरे धीरे। और सेकंड पॉइंट, इसमें नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हो रहा था, जैसे पंजाब, मैसूर, हैदराबाद, बंगाल इत्यादि। और तीसरा पॉइंट इसमें लिख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे भारत पे अधिकार कर रही थी अपना। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लो। इसके बाद मैं इन तीनों पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जिसको आप पेपर में लिख कर अगर आ जाते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। सो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। 18वीं सदी की विशेषता जो है उसमें ये भूमिका लिख लेना। 18वीं सदी में भारत में अनेकों आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिले। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य जो था वो पतन की ओर बढ़ा। इसका कारण कमज़ोर शासक व औरंगजेब की नीतियाँ थी, जिससे आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। मुग़लों के कमज़ोर पड़ने से राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिले। मुग़लों के जो सूबेदार होते थे, उन्होंने अपनी ताकतों को बढ़ाना शुरू करा और स्वयं को मुग़लों से अलग कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। परंतु 18वीं सदी के भारत में एक नया मोड़ देखने को मिलता है। ये राज्य भी ज़्यादा समय के लिए स्वतंत्र नहीं रह सके, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में केवल व्यापार के लिए जो आई थी, वो अब धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर रही थी। ये पूरी भूमिका आप लिख लेना। इसके बाद वो जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको ऐड कर लेना। चलो अब उन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारा जो पहला पॉइंट था वो था मुग़लों के पतन के कारण कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसमें आप ये हेडिंग बना लेना, औरंगज़ेब की धार्मिक नीतियाँ। इसमें जो औरंगज़ेब था वो धार्मिक रूप से मुसलमान था, ठीक है। उसने ना हिंदुओं पर जो जजिया कर होता है वो लागू कर दिया था, जिससे लोगों में मतलब हिंदू मुसलमान में भेदभाव की भावना देखने को मिली, ठीक है। और मतलब सांप्रदायिकता की जो भावना होती है वो उत्पन्न हुई लोगों में। और जो हिंदू थे वो मतलब इस जो टैक्स जो लगाया था जजिया कर, वो देने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। इसने मतलब बहुत सारे टैक्स लागू किए थे लोगों पे। हमारी जो इसमें दक्षिण नीति है उसमें जो औरंगज़ेब था वो दक्षिण के जो इलाके थे, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा, इन पर वो अपना अधिकार करना चाहता था, जिसके लिए इसने अपने जो उत्तराधिकारी जो सैनिक थे उनको भेजा लड़ने के लिए इनसे, लेकिन वो सब हार गए। इसने मतलब बहुत बार भेजा, परंतु हर बार असफलता ही मिली। और इसने मतलब इतने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे दक्षिण के जो इलाके थे उनको अपने अंडर करने के लिए, ठीक है। तो जिससे पैसे मतलब बहुत खर्च हुए, तो अर्थव्यवस्था जो थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, जिससे मतलब बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। और जो औरंगज़ेब का था वो हमें शिवाजी के साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है बहुत, ठीक है। देन उसके बाद अब हम विदेशी आक्रमण की बात कर लेते हैं। ये सब हेडिंग बना लेना, विदेशी आक्रमण। इसमें लिखना आप जो नादिर शाह था और अहमद शाह अब्दाली, ये दोनों जो थे वो अफ़गानी लुटेरे थे। इन दोनों ने मतलब जो मुग़ल साम्राज्य था उसके जो शासक थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने लूटा,
ठीक है। और ये दोनों जो थे वो अफ़गानी लुटेरे थे, ठीक है। और इनकी जो ये डेट है ये याद कर लेना, मतलब कब का इन्होंने आक्रमण किया था। 1739 में नादिर शाह ने, और 1748 से 1767, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ये डेट याद कर लेना। और जो नादिर शाह था उसने मोहम्मद शाह रंगीला जो मुग़ल शासक था उसके टाइम पर वो आक्रमण किया था, ठीक है। तो और हमारा ये थर्ड सब हेडिंग बना लेना, आंतरिक आक्रमण, मतलब जो भारत के अंदर ही जो मुग़लों का संघर्ष था लोगों से, वो इसमें लिखना है। जैसे मराठा साम्राज्य होगा, उनके साथ इसका संघर्ष चल रहा था, ठीक है। किसान समूह में जाट से हो गए, सिख हो गए, इन सब का मतलब लगातार मुग़लों के साथ लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। और मुग़लों के जो पतन का जो सबसे बड़ा जो हम रीज़न मानते हैं वो है कमज़ोर उत्तराधिकारी व शासक, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हम मतलब जो उस टाइम के जो कमज़ोर, मतलब औरंगज़ेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1707 ईस्वी में, ठीक है। उसकी मृत्यु के पश्चात जितने भी शासक आए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। वो मतलब अपने जो मुग़ल साम्राज्य है उसको सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे, जिससे मतलब उनका पतन होने लग गया था, ठीक है। और अगर हम इसमें ये लाइंस भी ऐड कर लेना, अहमद शाह और शाह आलम जो था उनको तो अंधा कर दिया गया था, ठीक है। और आलमगीर द्वितीय जो था उसकी आपसी गुटबाजी में कुलीन वर्ग द्वारा हत्या कर दी गई थी। हम कह सकते हैं मुग़ल जो सल्तनत है उसके अंत का कारण कमज़ोर उत्तराधिकारी व शासक थे, जिसके कारण कई देशी जो रियासतें थीं उन्होंने स्वयं को मुग़लों से आज़ाद कर लिया था। जैसे मैसूर हो गया, हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक इत्यादि। ये लोग पहले मतलब उसके अंडर में थे, मुग़ल जो सल्तनत है, साम्राज्य है, उसके अंडर में ही थे। परंतु कमज़ोर शासक अपने साम्राज्य को सही ढंग से नहीं चला पा रहे थे, जिससे इन लोगों ने मुग़लों से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया और एक नए राज्य की स्थापना की और स्वयं उस पर शासन किया। इसमें सेकंड जो हेडिंग है वो बना लेना, स्वतंत्र शासकों का उदय हो रहा था। इस वाले में मतलब बहुत से जो राजे थे जिन्होंने मुग़लों से अपने आप को स्वतंत्र किया। मैसूर, हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, कुछ राज्यों जो था उनका उदय भी हुआ, जैसे पंजाब, ये नया जो स्वतंत्र राज्य था उसके रूप में उभरा, ठीक है। इसमें मतलब 2-3 जो राज्य हैं उनको डिफ़ाइन कर देना। अब इसमें से हम कुछ जो राज्य हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2-3 लिख देना, बहुत है। पहला इसमें हम मैसूर राज्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैसूर राज्य जो था हैदराबाद के दक्षिण में था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 ईस्वी में हिंदू वोडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। वोडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता देवराज और नंजराज के हाथों में आ गई थी। ये क्षेत्र पेशवा और निज़ाम के बीच विवाद का विषय बन गया था। नंजराज द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और त्रिचुरापल्ली द्वारा कब्जा कर लिया गया। 1761 ईस्वी में हैदर अली जो था उसने अपने जीवन की शुरुआत जो थी वो एक सैनिक के रूप में की थी। हैदर अली ने मैसूर के राजवंश वोडियार को हटाकर राज्य पर कब्जा कर लिया था, जो 2 वोडियार भाइयों देवराज और नंजराज द्वारा शासित था। उसे अपने राज्य की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए निज़ाम और मराठों से भी लड़ना पड़ा। हैदर अली जो था एक योग्य शासक था। इसने अपनी सेना को मजबूती दी, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार आरंभ किया और यही कारण था अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच युद्ध हुए। हैदर अली ने जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े, जिसमें दूसरे युद्ध में
वह मारा गया। इसके पश्चात मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान को बनाया गया। यह हैदर अली का ही बेटा था। यह परिस्थितियों के कारण बना था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से दोस्ती रखता था क्योंकि यह फ्रांसीसी की राजनीतिक पार्टी गरम दल जैकोबियन का सदस्य था। फ्रांसीसियों के साथ मिलकर आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। आप ये सब लिख देना, ठीक है, इसमें मैसूर राज्य में। सेकंड राज्य जो है वो है हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद का जो संस्थापक था वो निज़ाम उल मुल्क अशरफ जहाँ था। इसकी स्थापना 1724 ईस्वी में की गई। जो हैदराबाद के जो राजा थे उनको निज़ाम कहा जाता था। मुग़लों ने हैदराबाद के निज़ाम को चिनकिलिच खां की उपाधि दी थी। जो निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ था, इसके पिता का नाम गाजी उद्दीन सिद्दीकी फिरोजंग प्रथम था, जो औरंगज़ेब की सेवा में था। मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर ने इसे दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी दी थी। यह कुछ समय तक मालवा का भी सूबेदार रहा। 1722 में मोहम्मद शाह ने इसे अपनी वज़ीर नियुक्त किया और 1723 में पुनः हैदराबाद लौट गया। उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य में एक गुटबंदी हुई थी। उस गुटों में 4 गुट शामिल थे। अफ़गानी गुट, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी गुट शामिल थे, ठीक है। इसमें जो तुरानी गुट था इसका नेता निज़ाम उल मुल्क था। इसी के द्वारा उन सैयद बंधुओं को मारा गया। अर्थात इस युद्ध में इस गुट में जो प्रमुख भूमिका थी वो निज़ाम उल मुल्क की थी। 1724 में निज़ाम ने हैदराबाद की स्थापना से पहले इसका युद्ध मुबारिस खां के साथ सुक्कर खेड़ा नामक स्थान पर हुआ, जिसको जीतने के बाद निज़ाम उल मुल्क दक्कन का स्वामी बन बैठा। निज़ाम दक्कन पर अपना स्वतंत्र सत्ता चला रहा था, परंतु यह पूर्ण रूप से मुग़ल साम्राज्य से अलग नहीं हुआ था। उसने उससे जुड़े रहने के बावजूद अपनी स्वतंत्र सत्ता चला रहा था, जिससे अंत में मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसने इसकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की और निज़ाम मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। ये लिख लेना आप हैदराबाद राज्य में, मतलब उसकी स्थापना कैसे हुई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पंजाब की बात करते हैं।